अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम एक यूएस की सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन का रिव्यू करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स थी और किस तरह एक ऑफ ग्रिड सिस्टम उन्होंने अपना डिज़ाइन किया और किस तरह उसको देखते हुए हम यहाँ पे जिन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछाना, तो वहाँ पे हम किस तरह सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। सही। तो फवाद ज़रा बताएं कि क्या ये कर रहे हैं और क्या इनकी रिक्वायरमेंट थी। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है और आप देख सकते हैं कंटेनर बेस के ऊपर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और कंटेनर बेस के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स की जो एरे है, जो स्ट्रिंग है पूरी, वो इंस्टॉल करी गई है। रफली ये 16 से 20 पैनल्स के दरमियान को पैनल्स का नंबर है। 20 किलोवाट का सिस्टम है टोटल। और आप देख सकते हैं कि कंटेनर की बैक पे उसको फंसा के, ताकि कंटेनर बारिश में मूव ना कर जाए, बट ऑफ ग्रिड सिस्टम है, आप समझ सकते हैं। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कंटेनर के ऊपर ही लगाएं। बाईफेशियल पैनल्स लगाए हैं, बट आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा जो उस पर सपोर्ट्स हैं वो थोड़ी सी कम है, ज़्यादा दी जा सकती थी। ऑफ ग्रिड लोकेशन है, बट क्योंकि ये एक फॉरेस्ट का एरिया, आप देख सकते हैं चारों तरफ दरख्त हैं, तो फिर अगेन उनकी कंसिडरेशन है, उन्होंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया स्ट्रक्चर को। ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर रूम है। इन्वर्टर रूम के अंदर अब आप देख सकते हैं दो तरह के यहाँ पे इन्वर्टर रूम, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि रूम सेपरेट बनाया जाए और इन्वर्टर रूम के अंदर आपका जो इन्वर्टर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, डस्ट से बच जाता है। तो आप देख सकते हैं बैटरीज, चार्ज कंट्रोलर और जो इन्वर्टर है वो सारा के सारा इसी के अंदर। बिल्कुल वाइल्ड जगह पे भी इन्होंने बड़ा साफ़ सुथरा रूम बनाया है और बड़ा इसको प्रूफिंग करी है टेम्परेचर से भी, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है और उससे भी टेम्परेचर मेंटेन भी होए और मिट्टी से भी ये ख़राब ना हो। बिल्कुल इसी तरह सिस्टम की लाइफ बढ़ जाएगी। और आप देख सकते हैं चार्ज कंट्रोलर है, चार्ज कंट्रोलर के अंदर सोलर पैनल्स की लाइन्स आ रही हैं और उसी में से डीसी आउटपुट निकल रहा है, जो कि बैटरीज नीचे लगी हुई है, लिथियम आयन के बैंक उसको चार्ज करेगी और उसी डीसी आउटपुट को आप लेके अपने डीसी टू एसी कन्वर्जन करवा के अपने लोड को पावर कर सकते हैं। ये लिथियम आयन बैटरीज है जी, लिथियम आयन का बैंक है ये और रफली 12 का सेट है ये। और डिफरेंट ब्रांड्स आती हैं ग्लोबली, आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स है। यूएस की ब्रांड है ये और उसी को यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर डिस्प्ले भी लगा हुआ है और ये बस बार्स हैं जिस पे आप बैटरीज कनेक्ट करते हैं। अब अगेन ये डिफरेंट ब्रांड है, विक्ट्रॉन एनर्जी की प्रोडक्ट्स हैं सारी ये, और विक्ट्रॉन एनर्जी अपनी प्रोडक्ट्स का पूरा सेट बनाती है। उसमें आप हर कंपोनेंट उसे ले सकते हैं, बैटरी शंट ले सकते हैं, बैटरी कनेक्टर ले सकते हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर्स, इन्वर्टर्स और बाकी कनेक्टर्स, आप सारे के सारे वो एज ए सेट भी सेल करते हैं और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी सेल करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम विक्ट्रॉन एनर्जी के प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसमें रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा हैं। ये इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है जो इधर यूज़ कर रहे हैं, ये विक्ट्रॉन एनर्जी का। विक्ट्रॉन एनर्जी की पाकिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं है, ऑफिशियली तो ज़ीरो प्रेजेंस है, अनऑफिशियली कोई एक बंदा मंगवा ले तो मंगवा ले। ठीक है। ये 10 किलोवाट के दो इन्वर्टर थे, 10 किलोवाट के टोटल जी। ये तो प्रैक्टिकली मुझे समझ नहीं आया क्या किस तरह इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया है, क्योंकि इसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर भी लगे हुए हैं, इसमें 10 किलोवाट के ये सिस्टम इन्वर्टर्स भी लगे हुए हैं, इसमें बैटरीज भी लगी हुई हैं। तो प्रैक्टिकली कर क्या रहे हैं और किस सिस्टम से क्या चाह रहे हैं? जी, रिडंडेंसीज़ हैं। चार्ज कंट्रोलर सेपरेट हैं और जो इन्वर्टर्स हैं वो सेपरेट हैं। इन्वर्टर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो बैटरी से इनपुट लेके आउटपुट आपका AC आउटपुट कन्वर्ट करके प्रोड्यूस कर दें। अच्छा। और उनमें सोलर पैनल्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहे। सोलर पैनल्स को कनेक्शन देने के लिए चार्ज कंट्रोलर्स अलग से बेचे जा रहे हैं सिस्टम में और उनको सेपरेटली लगाया जा रहा है कि सोलर पैनल्स से चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरी को चार्ज करवा रहे हैं और फिर बैटरी का जो आउटपुट है उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर चार्जिंग, फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू योर अप्लायंसेस। नहीं, थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करें। अब जो सोलर पैनल्स हैं वहाँ से जो चार्जिंग आ रही है वो सीधा चार्ज कंट्रोलर में जा रही है? जी बिल्कुल। और चार्ज कंट्रोलर आगे कर रहा है आपके बैटरी को चार्ज कर रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे जो इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं फिर वो क्योंकि उनको इनपुट चाहिए तो वो बैटरीज को एज एन इनपुट ले रहे हैं और आगे आउटपुट AC आउटपुट दे रहे हैं आपकी पावर तक का। फिर आपको जो भी अप्लायंसेस है वो रात में आपकी वो चल सकती है, जितनी भी अप्लायंसेस। तो ये MPPT चार्जर्स इज अ गुड आइडिया या क्या समझ रहे हैं? कॉस्ट पड़ जाती है। देखें रिडंडेंसी तो है कि चार्ज कंट्रोलर एक सेपरेट आइटम है और आपका AC इन्वर्टर सेपरेट है, बट अगेन AC इन्वर्टर के अंदर DC कंपोनेंट सारे मौजूद हैं क्योंकि आप बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। सोलर पैनल्स आपके डायरेक्टली चार्ज कंट्रोलर पे कनेक्टेड हैं, वो सोलर इन्वर्टर पे कनेक्टेड नहीं है। ये एक डिफरेंट डिज़ाइन है, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि अब आपको 2 सेपरेट कंपोनेंट ख़रीदने की ज़रूरत है, आपको एक DC इन्वर्टर भी चाहिए और आपको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर भी चाहिए। अच्छा, पर ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो ये इट्स लाइक ऑन ग्रिड इन्वर्टर ना, और हमने साथ DC चार्जर लगाया तो बट इसमें एक DC कंपोनेंट है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर ये टोटल आपका एक, इसको सोलर आप इन्वर्टर नहीं कह सकते क्योंकि ये डायरेक्ट सोलर पैनल्स को हैंडल नहीं कर रहा, बट ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर से भी थोड़ा सा ऊपर है, बट हाइब्रिड इन्वर्टर से थोड़ा नीचे है क्योंकि DC कंपोनेंट इसमें मौजूद है। तो क्योंकि बैटरी से इनपुट लेकर आपके आउटपुट AC आउटपुट को पावर दे रहा है, बट ये डायरेक्टली सोलर पैनल्स को इनपुट नहीं ले सकता। उसकी एक वजह यह है कि सोलर चार्जर्स, जो सोलर कंट्रोलर्स होते हैं, वो
इन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं करे हुए अपने इन्वर्टर्स के अंदर। सही है। सोलर इन्वर्टर के अंदर इन्होंने सोलर चार्ज कंट्रोलर्स इनकॉर्पोरेट नहीं करे हुए, वो एज एन एड ऑन सेपरेटली सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, हाइब्रिड सोल्यूशन, तो हम सोलर चार्जर कंट्रोलर्स तो वैसे ही बेचते हैं, तो आप वो सेपरेट लगा लें और अपना ये वाला AC इन्वर्टर जो है वो सेपरेट लगा लें, और इसके अंदर से हम इन्वर्टर को नहीं, सॉरी, सोलर पैनल्स को मैनेज नहीं करवाएंगे, सेपरेटली मैनेज करवा लेंगे। तो अगेन तो प्रैक्टिकली एक ही बात है, बस वो कंपोनेंट को अलग से सेल करते हैं तो उन्होंने इसके अंदर नहीं डाला, वरना यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आते हैं पाकिस्तान में वो यही चीज़ इसके अंदर डाल देते हैं, तो उसको हाइब्रिड इन्वर्टर कहते हैं हम लोग, और वो एक ही कंपोनेंट लगता है। हाइब्रिड इन्वर्टर में सारे कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं और सारी चीज़ें आपको एज अ कंप्लीट यूनिट मिलती है, उस कंप्लीट यूनिट के अंदर सारी इंटीग्रेशन सिंगल पैकेज सिंगल बॉक्स के अंदर होती है। तो अच्छा, इनकी रिक्वायरमेंट ये भी थी कि ये बहुत सारी मशीन्स चलाते हैं, क्योंकि ऑफ ग्रिड में बिल्कुल रिमोट एरिया में बैठे हुए थे, तो वेल्डिंग प्लांट और कटिंग मशीन और बहुत से कुछ था, तो इतनी जो बैटरीज थी, इसका मतलब कि वाकई काम करती हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन या एक ड्रीम नहीं है कि जी बैटरीज लगा ले तो हम ऑफ ग्रिड नहीं जा सकते या नहीं जा सकते। लोग वाकई जा रहे हैं, दुनिया में ग्लोबली जा रहे हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये कस्टमर के ऊपर है कि वो इस बात को ग्रास्प करे, अंडरस्टैंड करे, ही तो कोई समझ आए बात, वरना ग्लोबली तो लोग जा रहे हैं। ये तो बात बिल्कुल एक माउंटेनस एरिया, एक रिमोट लोकेशन, पहाड़ियों के ऊपर जहाँ पे कोई ग्रिड की कनेक्शन नहीं है। और अगेन ये जिनका सिस्टम है वो भी डिस्कस कर रहे थे कि हमने जब ग्रिड का कनेक्शन लगाने की कोशिश करी तो हमें 50 से मेरे ख्याल $80,000 का बिल एक एस्टिमेट जनरेट करके दिया ग्रिड ने, यूटिलिटी कॉर्पोरेशन ने, कि इतना खर्चा आएगा अगर आप हमसे पावर लाइन लेना चाहते हैं उसकी सेटअप पे ही। अभी जो रिकरिंग मंथली कॉस्ट आएगी आप जो कंज्यूम करेंगे वो सब सेपरेट है। और अगेन इतना खर्चा हो जाता है जब आप ट्रांसमिशन, जब आप यूटिलिटी की लाइन लेके अपने तक पहुंचाते हैं, तो उसमें तकरीबन इतना खर्चा आ ही जाता है। पाकिस्तान में भी अगर आप रिमोट एरिया में अपने ट्रांसफार्मर लगवाने जाए तो आपका काफ़ी खर्चा हो जाता है, जो कि किसी मद में नहीं जाता। नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में रिमोट एरिया में नहीं, अगर आपके घर में भी कराची में जो मसाइल चल रहे हैं कि आपकी PMTs बढ़ती, वो खत्म होती जा रही है लिमिट उसकी, और जब आप ऑन ग्रिड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक ठाक उसके चलान बन के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑलरेडी जब ट्रांसमिशन लाइन पे लोड ज़्यादा आए तो उस पर खर्चे तो उसके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन तो उसमें बजाय से कि आप सारे के सारे पैसे सिर्फ इसके कनेक्शन के दे के बैठ जाएं और उसके बाद रिकरिंग मंथली कॉस्ट सारी की सारी आपको देनी ही पड़े बिलिंग की मद में, तो उससे बेहतर है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक सोलर सिस्टम लगवा लेंगे जो आपकी 6 से 8 घंटे की कंजम्पशन को ईजिली मैनेज कर सकता है, और उसके अलावा जो आपकी कंजम्पशन है वो आप बैटरी बैंक के थ्रू अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। और अगेन बैटरी बैंक अच्छा हो तो 10 से 12 साल कहीं नहीं जाते। आप उसकी जो कॉस्ट है 10 से 12 साल बाद जो बैटरीज को रिप्लेस करना है उस कॉस्ट को अपने सिस्टम के अंदर डालें, तो आप जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो आप नुकसान में नहीं होते, आप फ़ायदे में होते हैं, और आप अच्छे खासे फ़ायदे में होते हैं। अगेन बैटरीज अच्छी लगवाएंगे तो जान छूटेगी। ट्रक की बैटरियाँ लगवा के बोलेंगे कि घर चलाना है तो पॉसिबल नहीं है, वो फिर आपकी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई इशू है। ट्रक की बैटरियों से घर नहीं चलते, ट्रक की बैटरी से ट्रक ही स्टार्ट होता है, घर नहीं चलता। मेरा ख्याल है आज के लिए यही था। वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें।